तो दोस्तों फिर से आप सभी को मैं मेरा चैनल में स्वागत है। और हमने पहले भी आपको बता चुका है और आप लोग सब मेरा डिस्क्रिप्शन में भी देखा होगा। आज हम लोग का आया प्रेसिडेंट हमारा तपर तागा जी को मिलने हम आए हैं। और अभी इसका साथ में ही हम बेटा है ये है। तो फिर से हमारा सर जी आया का प्रेसिडेंट आपको मेरा चैनल में स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। और आज का हमारा ये काफी जी सर जी हम लोग अब हमने देखा था कि सोशल मीडिया में आदि वाले कदम में भी आप कुछ बात करना चाह रहे थे लेकिन आपका ये समय भी नहीं जुड़ा था। और आपने उसमें कुछ आपका मन की बात अधूरा रह गया। तो इसीलिए ये मेरा चैनल का माध्यम से मैं आपको जो भी बात आपका रह गए थे तो आप दर्शकों से और मेरा जो सब्सक्राइबर है उन सबको आप क्लियरली बोल देने के लिए मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। तो ये रिगार्डिंग ये सियंग अपर मल्टीपर्पज डैम का जो जिसमें हमारा सियंग और अपर सियंग में 11,000 से लेके 11,500 टू 600 मेगावाट का बनने जा रहा है। तो इसका बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दनियल जी, शुक्रिया। इसके बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा। देखिए, हमारा आदि लेन सिर्फ नहीं, अरुणाचल का रास्ता ही वो है कि हम हाइड्रो पावर पोटेंशियल रखता है। बट हाइड्रो पावर पोटेंशियल होने से भी इस पोटेंशियलिटी को किस तरह से यूटिलाइज करें सो दैट कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से पानी बह के जा रहा है उनके निवासियों को प्रॉफिट हो और सरकार को प्रॉफिट हो और फ्यूचर सिक्योर हो। अगर ऐसा प्रोजेक्ट बनता है तो बिल्कुल सही, लेकिन फ्यूचर का सिक्योरिटी जहां में आता है, सवाल बन के रह जाता है, उसमें कुछ सन सवाल और जवाब बहुत अहमियत रखता है। ये मैं अपने लोगों से भी और सरकार से भी अपील करता हूँ कि डायलॉग होना जरूरी है। और हमने बहुत सारा सवाल मैं लेके आया हूँ आपका सामने में कुछ बात करने के लिए। और आपसे भी जनता भी शायद आपको वो पूछना चाहेंगे। और बहुत सारा सवाल है, आप लोग भी चैनल वीडियो देखते रहिएगा। और मेरा एक सवाल भी था, आयोग किस लिए बना है और क्यों बनाया है? क्योंकि हमारा आदि समाज में आदि ऑलरेडी है, एबी के है और एबी का एक यूथ विंग्स है। तो आया किस लिए बना है? बहुत सुंदर सवाल है दनियल जी। देखिए, हर समाज में एक संगठन का आवश्यकता होता है। जैसे आप देख लीजिए, निश्चित समाज में अंशु है, नेस है, अया है। हर एक कम्युनिटी में आपको यूथ एसोसिएशन मिलता है। हर एक प्रांत में, इवन स्टेट में आपसो जैसा प्रेशर ग्रुप है। इस तरह का संगठन बहुत अहमियत रखता है समाज में। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो सरकार और कम्युनिटी का मेल जोल होना बहुत जरूरी होता है। और इसे मिताब करने का जो ब्रिज है वो प्रेशर ग्रुप बनता है। आपके समाज में कोई रॉन्ग पॉलिसी गवर्नमेंट के तरफ से इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया जा रहा है तो उस समाज से एक आवाज का उठना भी बहुत जरूरी होता है। और जब इस तरह का नेसेसिटी आता है तो अपने समाज के लिए सोचने वाले लोग इकट्ठा होके उस फ्यूचर के बारे में बात करने लगता है। तब जाके आया जैसा संगठन उभर के आता है। अच्छा, और ये सर जी मेरा एक सवाल भी था। आया आदि के लिए क्या करना चाहता है?
क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी मैंने पहले भी बोल चुका है, हमारा आदिसू है, तो ऐसे होने के बावजूद भी आया आदि के लिए क्या करके दिखाना चाहता है, इसको भी अगर आप लोग, आप तो पहले आदिसू में भी स्पीकर रह चुका है, तो ऐसे में स्पीकर आदिसू स्पीकर होते हुए आपने बहुत कुछ आदि के लिए कर चुका है, और उसके बाद इस अभी आया के लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ मतलब आप, आई होप कि आप मेरा सवाल को समझ हाँ। गए। समझ रहा हूँ मैं। देखिए धनेल जी, अडीसू का इम्पोर्टेंस, ये आप इतिहास का पन्ना पलट के देखेगा तो आपको मिलेगा, अगर अडीसू नहीं होता तो आज आदि समाज कौन सा दौर से गुजरता, ऐसा भी काफी सवाल है। अडीसू का इम्पोर्टेंस को हम डिनाई नहीं करते। बाने कबांग का एग्जिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है आदि में, हम उसको डिफाइन नहीं करते, मगर उनका कुछ लिमिटेशंस होता है। तो आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आया हैव नो लिमिटेशन। ओके, आदि का इंटरेस्ट के लिए आया काम करने का कोशिश जरूर करेगा, और आदि का इंटरेस्ट का अगेंस्ट कुछ आता है फ्यूचर में, कोई टॉपिक आता है तो उसमें चर्चा करने के लिए आया रेडी। ओके, तो तो जो जैसे आज का हमारा टॉपिक है, तो आपने सियान मल्टीपर्पज डैम का बारे में 11,000 उसका बारे में आपने बता चुका है। तो हम कुछ मीडिया में हमने सुना है और कई कई सोर्सेस से हम मिला है कि चाइना में 60,000 मेगावाट का एक डैम बनने जा रहा है। तो वो उधर में चाइना में 60,000 का बन रहा है, तो और हमारा अरुणाचल में, हमारे इंडिया में 11,000 का, 11,000 का बन रहा है। तो चाइना का जो अगर वाटर बम की तरह, इंडिया वालों लोग उसको कुछ बोलते हैं, कुछ मैं तो डैम के बारे में इतना पता नहीं है, तो 60,000 अगर उधर में छोड़ा जाएगा तो 11,000 उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे क्या, या फिर आप अगर इसका बारे में आप कुछ जानते हैं तो थोड़ा क्लियरली हमको भी बता दीजिए, और मेरा जो सब्सक्राइबर है वो लोग भी ध्यान से शायद उन लोगों को भी काफी नॉलेज मिल जाएंगे, तो इसलिए बहुत आप बहुत बहुत अच्छा सवाल है अनिल जी। देखिए, ना हम चाइना से हैं, ना हम सरकार की तरफ से हैं। आदि के इंटरेस्ट के लिए हमने कागज इकट्ठा किए और हमने पढ़ा। जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, अभी तक हमारे पास जितना मौजूद है उस हिसाब से चाइना का जो 60,000 मेगावाट पावर जनरेशन की बात चल रही है, ग्रेट बैंक करके, शायद आप भी जानते होंगे, ये ईस्ट के तरफ आपका ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत से लेके उसका फ्लो रहता है। उसके बाद जो संगपो बोलते हैं। हाँ, जंगफो, यार्लुंग जंगफो हाँ करके चाइना में इनका नाम होता है। हाँ हाँ। उनके बाद वेस्ट की तरफ मोड़ के वो अरुणाचल एंट्री करता है। तो उस पोर्शन में 60,000 मेगावाट पावर जनरेशन की बात चल रही है। जहां तक अभी डॉक्यूमेंटेशन का बात है, हमको ये जानने में आया है कि 60,000 मेगावाट को जनरेट करने के लिए आपका स्टोरेज कैपेसिटी 5.5 BCM का होना है। और कंफ्यूजिंग सवाल ये है कि 60,000 वहां बन रहा है, यहाँ 11,000 वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा? ये सवाल मीडिया में हमेशा सीप के तरफ से या कोई इंडिविजुअल्स का, ब्लॉगर्स की तरफ से हमको सुनने में आता है। मगर जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडिया का प्रपोजल 11,000 मेगावाट के लिए 9.2 BCM का स्टोरेज डैम बनाने की। तो समझने वाली बात यहाँ ये है, 60,000 मेगावाट पावर जनरेशन के लिए 5.5 BCM का BCM पानी का जरूरत है।
तो 11,000 मेगावाट के लिए यहाँ 9.2 BCM का स्टोरेज दाम क्यों बनाया जाए? और ये कहा जा रहा है कि 11,500 to 600 मेगावाट यहाँ से पावर जनरेशन होगा। ग्रेट पेन में जो दाम बनाया जा रहा है उनका डबल या 60% मोर कैपेसिटी का यहाँ जो स्टोरेज दाम बनेगा। तो एनएचपीसी के तरफ से प्रॉमिस ये है कि अगर 5.5 BCM का दाम टूट भी जाता है तो हम इसको यहाँ एब्जॉर्ब करने तक हमको दाम एक बनाना है फॉर नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का बात जब आता है तो इंडिया ये अरुणाचल पार होने के बाद असम, गुवाहाटी हुआ आपका, ये सदिया हुआ, डिब्रूगढ़ हुआ, शिवसागर हुआ, आपका ये डिब्रूगढ़ और ये ऊपर गुवाहाटी नहीं आपका ये नहीं ये वो हुआ। तो ये सारा जो शहर है इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगाया हुआ है, बोगीबिल जैसा आप देखिए कनेक्टिविटी के लिए जो ब्रिजेस बना है, धौला जैसा भूपेन हजारिका सेतु, और यहाँ जितना एयरपोर्ट सियांग नदी के किनारे, ये सब जो एसेट्स है ये एक बार एक वन गो बाहर में डूब न जाए, इस हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्टोरेज दाम बनाना है, जस्ट टू मॉडरेट द excess water if comes out because of breakage of the dam in the Grand Bend or flash flood or any kind of cloud burst, ये जो वहां से चाइना वाला दाम का पानी छोड़ता है तो एक वन गो हमारा सारा ब्रह्मपुत्र वैली के लोग सफर होता है। तो आपका सवाल क्या था? 11,000 मेगावाट वाला दाम 60,000 मेगावाट को कैसे कंट्रोल करना? तो देखने वाली बात यहाँ ये है, कैपेसिटी को आपको देखना पड़ेगा कि 9.2 BCM का स्टोरेज दाम अरुणाचल में बनेगा जो सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा, और 5.5 BCM का चाइना में बनेगा जहां से 60,000 मेगावाट जनरेट किया जाए। अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर को देखने की बात है, 60,000 मेगावाट अगर 5.5 BCM से निकलता है तो 11,000 मेगावाट कितना BCM से निकलता है? समझने वाले बात यहाँ में है। तो अगर 5.5 BCM से 60,000 जनरेट किया जा सकता है तो 11,000 मेगावाट के लिए 0.5 या तो 1 BCM का साइज जरूरी होगा। ये इतना टेक्निकली आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट सो फॉर माय स्टडी इज कंसर्न, मैं ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ का दाम है उसको सस्टेन कर सकता है और प्लग मॉडरेशन कर सकता है। इसीलिए आपका जो सवाल है मेरा ख्याल से आप सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाई है। तो इसमें जैसे आप अभी बताया है, तो इसमें ये सब आप जो बात आपने अभी हमको बताया है, तो वो सब बात को कोई बस्ती वाला, कोई विलेजर्स लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे हो के कोई लोग जाने और अनजाने में कोई लोग एंटीरियम बनता है, कोई लोग प्रोडियम बनता है। तो हम सुनने में आया है कि कोई लोग साइन भी कर चुका है एंड वगैरह वगैरह। तो इसका आपने 2010 में भी आपने कुछ जेपी प्रोजेक्ट का उसको भी साइन आप लोगों ने अगेंस्ट किए थे। तो उस हिसाब से आपका मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में शायद आपने कुछ पढ़ने पड़ा होगा। तो उस हिसाब से आपका ये डैम को लेके मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में आप तो क्या कहना चाहेंगे? और आप
प्लीज बता दीजिए कि इसका मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है। देखिए रमेश जी, मेरिट का बात अगर हम करेंगे तो अरुणाचल जैसा राज्य जिनका कोई रिसोर्स या तो कोई इनकम सोर्स नहीं, यहाँ सबसे बड़ा हमारा ये है ग्रेविटी क्या है, हम इकोनॉमी कैसा आगे बढ़ा सकता है। तो हाइड्रो पावर को छोड़ के तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता। शायद ये लोग भी मानेंगे, सरकार का भी शायद यही इंटेंशन है। मगर डिमेरिट जब बोलेंगे, सरकार का पॉलिसीज जो है टुवर्ड्स द दाम एंड अफेक्टेड फैमिलीज, उनका एंगल क्या है, इंटेंशन क्या है, समझने वाली बात यहाँ में, अगर हमारा रिसोर्स यूज होता है, यहाँ का निवासी इफेक्ट होता है, उनका फ्यूचर सिक्योरिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू में हमको सोचना है। तो दाम बनने के बाद जो अफेक्टेड फैमिलीज है उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर है, बात यहाँ में अटकता है। सरकार का पॉलिसी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कन्विंसिंग हो, लोगों को अच्छे से अच्छा सुविधा दिया जाए, वो रिटर्न में हो, एग्रीमेंट में लिखा जाए। ऐसा नहीं जैसे 2010 जेपी और सरकार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें लेकुनास था, इसका वजह से एंटी डम मूवमेंट चालू हुआ। हमारा शुरुआती दौर में हमने कभी एंटी डम करके बात नहीं किया। सरकार को रिपीटेडली मेमोरेंडम्स लिखा गया, रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि रिकंसिडरेशन करने की कुछ सर्टेन पॉइंट्स है, इसको सरकार रिकंसिडर करे। लाइक एग्रीमेंट में MOA बिटवीन जेपी एंड स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ क्या लिखता है आर्टिकल 11 क्लोज H में, either party shall not be responsible for any damage arises out of force majeure situation like earthquake, flood, internal rivalries, external aggression. Either party shall not be responsible, nor the government or the state. इस क्लोज को हमने ऑब्जेक्ट किया। जयप्रकाश एसोसिएट अगर वहां दाम बनाने जा रहा है, उसका वजह से आर्टिफिशियल फ्लड आ रहा है, तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेगा? सरकार ने आपके साथ में MOA साइन किया, सरकार क्यों वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा? ये हमारा स्टैंड था। और एक पॉइंट ऐसा था, लोअर सियांग में 2700 मेगावाट का प्रपोजल था, जिसके लिए लेबर इनफ्लक्स जो है 15,000 की थी। तो एग्रीमेंट में क्या लिखता है, 90% of the labor influx will permanently settle in the project area, जिसका वजह से हमने एक ऑब्जेक्शन लेटर लिखा कि ये ड्रॉप करना है आइडिया जो है। हम VFR को डिफाई कर रहा है, यहाँ में ILP को डिफाई कर रहा है। इस तरह से हमारा सुरक्षा और फ्यूचर और डेमोग्राफिक चेंज में बहुत बड़ी बात थी। अगर उसमें 1,000 का 100 का अगर उधर में बन रहे थे तो उसमें 15,000 आदमी आए थे, तो फिर अगर यहाँ 11,000 अगर 11,000 का अगर इधर में सियांग में अगर डैम बनेंगे तो कितने लोग को शायद डिप्लॉय करेंगे? अब कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर 2700 में 1500 लेबर का जरूरी होता है तो 11,000 में कितना हो सकता है? कैलकुलेशन के ऊपर है, आप रेशियो मिला लीजिए, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। आज भी अगर सरकार का एग्रीमेंट में ये 90% ऑफ द इनफ्लक्स विल परमानेंटली सेटल हियर, ऐसा करके सरकार का पॉलिसी है या प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट का, आज भी तफुर स्टैंड है, उसके अगेंस्ट में इस आइडिया को ड्रॉप करना है। और तीसरी बात, प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो
डिस्प्लेस फैमिलीज हैं, उनका रिसेटलमेंट पॉलिसी सरकार ने हमको नहीं दिखाया। हमने मांगा, सरकार के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ना टॉक हुआ ना डायलॉग हुई। रिपीटेड डेलीगेशन के बाद भी और रिप्रेजेंटेशन के बाद भी सरकार के तरफ से बिल्कुल कदम नहीं उठाया गया, जिसका वजह से हमें एजिटेशन करना पड़ा। तब जाके ये इशू जो है एंटी राम का रूप लिया। आज भी हमको लीड करने वाले लोग सिस्टम में है, सरकार में है, हमको कॉन्फिडेंस है कि ये सवाल शायद उनके मन में भी आज भी होता होगा कि हम कहाँ तक सिक्योर हैं। तो सर जी आपको बात को मैं थोड़ा सा ये इधर करना चाहेंगा। ये सरकार का अगर आप नाम लिया है तो ये हमने सुना था कि 2010 में, ये मेरा एक सवाल भी है। तो 2010 में आपका जो हमारा जो अभी मंत्री है जिसका नाम है ओजिंग सिंह जी, वो और ये हमारा एबीके में भी रह चुका जनरल सेक्रेटरी के रूप में, वो एबीके में भी रह चुका है, जिसका नाम है विजय ताराम। शायद आप उन लोगों के जूनियर थे शायद। हाँ बिल्कुल। तो और आप लोगों को उसने गाइड किया कि ऐसे एंटीडम करना है एंड ऑल ना, इस तरह से कुछ बात तो शायद हमने सुना है कि आप लोग एक ही साथ थे और आप लोगों ने मिलके एंटीडम बना है। तो अभी सुनने में आया है कि ये विजय ताराम जी और ये आपका ओजिंग सिंह जी, ये लोग भी अभी प्रोडेम हो चुका है। तो इसका बारे में आप थोड़ा सा कुछ जिक्र करना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। मगर आप इस बात को ऐसे लेके मत चलिए कि पहले एंटी था अभी प्रो है। हमको विश्वास है अभी भी वही मुद्दा में शायद दोनों होंगे। इतना कॉन्फिडेंस उन दोनों के ऊपर था, हमारा आज भी बरकरार है। पीपल सेंट्रिक पॉलिसी अगर सरकार की तरफ से आएगा तो बिल्कुल हम सबको माननी चाहिए। मगर आपको समझने वाली बात यह है कि एंटी और प्रो क्या है। हमने आपको बताने का कोशिश ये किया, सर्टेन पॉइंट्स था जिसको हमने ऑब्जेक्शन किया, सरकार के तरफ से कोई अप्रोच नहीं आया मूवमेंट करने वालों को। तब जाके अरुणाचल में एक अल्टीमेटम या चार्टर ऑफ डिमांड करके एक बात चलता है, उस तरह का डिमांड्स जो है सरकार की तरफ से अनहर्ट किया गया, जिसका वजह से ये मूवमेंट जो एंटी दाम का रूप लिया। और एंडिंग में जयप्रकाश एसोसिएट को अब तक डीपीआर करने के बाद भी जाना पड़ा। तो वह हमारा हीरो आपने जो मेंशन किया है, वो दोनों लोग नहीं होते तो शायद आज दाम बन चुका होता और उसी पॉलिसी में सब विक्टिमाइज हो चुके होंगे। उन दोनों के वजह से आज तक ये मूवमेंट जिंदा है। हम हमेशा उन लोगों को तारीफ करना चाहेंगे सबके सामने, अपने आपके चैनल के माध्यम से। मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल यहाँ में कम ऑफ हुआ है कि पहले एंटी किया आज प्रो। एंटी और प्रो क्या है समझने वाला बात ये, प्रो अगर है, प्रो मीन्स शायद जो लोग दाम को मानते हैं। हाँ, मानते हैं तो क्यों मानते, सवाल यह है। और नहीं मानने वाले लोग शायद एंटी दाम है, तो क्यों नहीं मान रहा? एग्जैक्टली सवाल तो यहाँ अटका हुआ है। आप समझने का कोशिश कीजिए, जो मानते हैं क्या वो सरकार के अभी के पॉलिसी को मानते हैं क्या? और जो नहीं मानते हैं सरकार का पॉलिसी को देख के नहीं मान रहा है क्या? सवाल यह है। मेरे ख्याल से कोई उकसाने से या पॉलिटिकली हम अगर गलत नहीं थे तो ऐसा ये पॉलिटिकलाइज भी हो रहा है, उनको ऐसा नजर में आ रहा है। उस दौर में सिग्नेचर करने के लिए जो प्रो दाम हुआ करते थे आज वो एंटी है, और जो हमारे साथ हुआ करते थे आज वो दाम को मान रहे हैं।
हमको 100% श्योरिटी है कि जो मान भी रहा होगा तो पुलिस को शायद नहीं समझते हुए मान रहा होगा, और जो नहीं भी मान रहा है तो फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं मान रहा हो। अभी इस विषय में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। आया का कोशिश ये रहेगा कि दाम को माने भी तो समझ के माने, ना माने भी तो समझ के माने, ना माने। एग्जैक्टली ये तो एक बात हुआ है। हाँ हाँ। तो इस विषय में मैं अपना आया टीम को अपील करता हूँ कि कुछ समय के लिए अपना घर के जो डेली बिजनेस है उनसे थोड़ी छुट्टी लें और हम एरिया में जाएं, कुछ बातें करें, उन लोगों को बताएं कि इसका अभी का पॉलिसी क्या है, इनको कैसा एनहेंस करना है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ। एग्जैक्टली पब्लिक भी जरा गौर से सुनिए। ये लोग बहुत एक्सपीरियंस और हर एक आपका जेपी का बारे में भी हर एक पन्ना ये लोग पढ़ चुका है। तो इसलिए अगर ये लोग कल को जाके आपका बस्ती में आपका घर में अगर आया जो आएंगे तो भी आप लोग जैसे भी करके आप लोग इन लोगों को वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। और आपका जो भी ये लोग बताएंगे शायद वो कुछ भी प्रोपोगेंडा लाइक और कुछ भी शायद फॉल्स ये सजेशन नहीं होगा मेरा हिसाब से। तो और ये सर जी एक कुछ हमारा और एक सवाल था। जैसे ये आपका जेपी का ये जो है कॉम्पेंसेशन के बारे में भी कुछ बात करता है। तो ये कुछ ये जो बिल्कुल बिल्कुल कॉम्पेंसेशन के बारे में भी ये कोई लोग बहुत पजल होता है। तो जेपी में कैसा कॉम्पेंसेशन हुआ करता था और अभी आपका हिसाब से आप क्या लगता है कि मतलब इस बार ये अब हमारा जो सियांग और अपर सियांग जो मेगा डैम मल्टीपर्पज डैम होगा उसमें कॉम्पेंसेशन और ये सब कुछ क्या रहेगा? नहीं, बिल्कुल एनहेंस तो हुआ है, एनहेंस हुआ है आरआर पॉलिसी में, मानने वाली बात। बट अभी भी कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं है डैनियल जी, इनको एनहेंस और करना है सो दैट की अफेक्टेड फैमिलीज विक्टिमाइज ना हो। देखिए 2010 में जो कल्टिवेबल लैंड था उनका रेट क्या था, 1,75,000 पर हेक्टर। हमारे यहाँ हिसाब करें तो दो पूरा आधा जमीन अगर आपका पानी में डूबता है तो आपको 1,75,000 दिया जाएगा। ये जेपी का हाँ, उस समय के अच्छा, जो अच्छा। आरआर पॉलिसी। हाँ, अभी एनहेंस जरूर हुआ है, यह हमें कैटेगराइज भी हुआ है। आप डब्ल्यूआरसी बिल का अभी 200 पर स्क्वायर मीटर है, तो एक पूरा करके हम लोग यहाँ गिनती करते हैं तो 5,351 स्क्वायर मीटर होता है एक पूरा में। जो पानी में डूबने पर आपको कंपेंसेशन के रूप में 10,70,000 के आसपास का मुआवजा दिया जाएगा। अभी देखिए हमारा सियांग बेसिन का जितना निवासी है वो आधा पूरा, एक पूरा, दो पूरा से ज्यादा तो शायद किसी किसी का जमीन होता है, उसी पर उनका जनरेशन टू जनरेशन अपना पेट उसी जमीन से भरते हैं। तो अभी डब्ल्यूआरसी फील्ड का रेट 200 पर स्क्वायर मीटर करता है, उसका जीने का जो सहारा है वो डूब जाता है पानी में, और उनको कहीं और जाके उस इक्विवेलेंट टू दैट एरिया आप कहीं जमीन नहीं खरीद पा रहा है, तो वो आपके लिए डेवलपमेंट हुआ? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस चीज को सरकार को सोचना चाहिए कि आपका पॉलिसीज जो हो वो कन्विंसिंग हो, लोगों को मनाने वाली हो, लोगों का फ्यूचर को सिक्योर करने वाला हो। और मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूंगा, उस समय का सरकार बिल्कुल अलग था, अभी का सरकार इंक्लूसिव है। हमारा ऑनरेबल सीएम साहब का भाषण हम सुनते हैं, अपडेट भी करता हूँ। उनका कहना है कि आपको क्या चाहिए आप बताओ, हम डायलॉग के लिए रेडी हैं। तो मेरे ख्याल से जरूर इस मुद्दे पर चर्चा किया जाएगा और वो इस
पैकेज को एनहेंस करने का, आरआर पॉलिसी को एनहेंस करने का कोशिश जरूर करेगा। हमारा एक ऐसा बिलीव है। और कुछ नहीं सर, और एक आखिरी सवाल था। हम्म। अगर ये केस में हमारा ये जो डेम रिगार्डिंग दिस डेम इशू, तो इसमें आया का क्या स्टैंड रहेगा? तो आया का सिंपली स्टैंड यही रहेगा कि सरकार का पॉलिसी अगर आदि कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का होगा तो हम जरूर साथ देंगे, मगर सरकार का पॉलिसी आदि को दबाने का होगा तो बिल्कुल हम आदि के साथ खड़े रहेंगे। और ये सिंपली आया का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सभी को भी, अगर ये डेम इशू का बारे में आप लोग हर एक चीज से, हर एक आदमी से फेस टू फेस, अगर आप लोग आमना सामना बात करने मन होने से, अगर आप लोग मेरा चैनल में जुड़े रहिए। और सर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग मिलते रहेंगे, और ये इशू के बारे में हम बिल्कुल लोग बिल्कुल जनील जी, बिल्कुल। 2 3 बार हम लोग